ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सर हर हर महादेव। पॉडकास्ट की स्टार्टिंग ही काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है, काफ़ी एनर्जेटिक हुई है। पूरा माहौल आपने एकदम से चेंज कर दिया है, पॉजिटिव हो गया है। जी सर, वेलकम टू दी यंग पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं साहब भागवत इंडिया रेकी फाउंडेशन की ओर से इंट्रोडक्शन के टाइम पे ना बड़ा ऑकवर्डनेस फील होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बड़ा कम फील होता है इसमें कि जो भी हुआ ना हो गया। अगर इंट्रोडक्शन में प्रॉपरली बोलूँ तो सिर्फ एक हीलर हूँ, छोटा सा हीलर हूँ, छोटे मोटे काम कर लेता हूँ और थोड़ी सी हीलिंग कर लेता हूँ। इसके अलावा एक्चुअली खुद समझ में नहीं आता। कंपनी है, उसमें ऑकल्ट के सिलेबस पढ़ाते हैं। ऑकल्ट फील्ड में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और साथ ही साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हील करते हैं। मेरी स्पेशलिटी कैंसर में है, कैंसर पेशेंट का स्पेशलिटी है। डिवोर्स केसेस, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, इसके केसेस मेरे पास आते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है हमारा। जी सर, मैं सही बताऊं, इतनी सारी बातें सुन के ना जी मुझे ये पता लग गया कि मैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही लिटरेट पर्सन के साथ आज बैठा हूँ। आई होप सो, मैं डिसअपॉइंट ना करूँ आपको। जी सर, आपने ना सब कुछ ही लगभग कवर कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं किस बारे में बात करूँ। सर, आपने बताया जैसे कि आप ना ओकल्ट से रिलेटेड भी और हीलिंग से रिलेटेड भी आप काम करते हैं। ओके। एंड यू आर द फाउंडर ऑफ रेकी फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यस, इंडिया रेकी फाउंडेशन। इंडिया रेकी फाउंडेशन। जी तो सबसे पहले रेकी के बारे में थोड़ा सा मैं जानता हूँ। जी। मेरे हिसाब से जो रेकी हीलिंग है ये थोड़ी सी रिलेट करती है एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, ओके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी नहीं, सॉरी, मैं ये जानना चाहूँगा क्या हीलिंग एक तंत्र है? ओके, देखिए तंत्र जो होता है ना, तंत्र का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन चीज होती हैं। जैसे मनसा वाचा कर्मणा, इसी पर आधारित होती हैं तंत्र, मंत्र और यंत्र। जो हमारे इनर मोस्ट से हो उसे तंत्र कहते हैं, जो हमारे अफर्मेशन से हो उसे मंत्र कहते हैं, जो बाहर से हो उसे यंत्र कहते हैं। बॉडीली लेवल पे यंत्र आता है, अफर्मेटिव लेवल पे मंत्र आता है, इनर मोस्ट पे तंत्र आता है। तो तंत्र को लोग बहुत नेगेटिव नरेशन में लेते हैं, जबकि बात होती है ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क पे काम करता है। और यही इसकी डेंजरसनेस भी है कि जो चीज आपके फ्रेमवर्क पे काम कर रही है वही चीज आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बना भी सकती है। तो जो तंत्र करते हैं वो जानते हैं कैसे फ्रेम को डिस्ट्रॉय करना है, 5 एलिमेंट्स को कैसे होल्ड करना है और कैसे उन्हें मैनिपुलेट करना है। रेकी में भी हम एलिमेंटल पे ही काम करते हैं, बट यहां पर क्या है कि यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्स से आती, कॉन्शियसनेस से आती हुई एनर्जी है, जिससे हम केवल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए यूज करते हैं। राइट सर, इससे पहले हम रेकी के बारे में बात करें। जी, मैं जितना समझ पाया हूँ रेकी के बारे में, जी, ये एक हीलिंग प्रोसेस है जी, जिसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी हमारी मेडिकल कंडीशंस आई कैन से होती हैं, उनको हील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। एंड रेकी रिलेट करती है हमारे ओरा से। अच्छा, ओके। ओरा को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट्स अ काइंड ऑफ वाइब्स व्हिच वी गेट फ्रॉम अ पर्सन। ओके, राइट सर। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा रेकी के बारे में। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिक्स हो गया है, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। जी सर। ऑरा क्या है? वाइब्रेशन। ये आपके अंदर भी है, ये लिविंग डेड सबके अंदर है और ये दूसरे के अंदर भी है। जी। हमारा एक शरीर नहीं होता, हमारे मल्टीपल शरीर होते हैं। एक जो दिखता है, बाकी 4 जो नहीं दिखते।
एनर्जी बॉडीज भी होती हैं। जैसे आपने कृष्ण का महाअवतार देखा होगा या गीता के अंदर श्लोक देते हुए उनका रूप देखा हो, विराट रूप कहते हैं इसे। वो उनकी फिजिकल बॉडी नहीं, वो उनकी एनर्जी बॉडी से नरेशन आ रहा था। तो तभी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी समझने वाले लोग थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। शरीर बोलेगा, शरीर सुनेगा। आत्मा बोलेगी, आत्मा सुनेगी। महारूप बोलेगा तो सभी महारूप सुनेंगे। उन्होंने जो वो उस एनर्जी फॉर्मेट में बोला ना, तो हर एक एनर्जी तक वो बात पहुंची। रेकी में भी हम जब काम करते हैं तो हमारे ऑरा पे काम करते हैं। अब ऑरा है क्या? ये हमारी बॉडी से 4 इंच दूर से लेके कई सेवरल फीट तक का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये हर चीज में होता है। ऑर्गेनिक में फ्रेश होता है, डेड में डिके होना शुरू होता है। और जितना डेड बढ़ता जाएगा, मतलब जितना पुराना मरा हुआ शरीर होगा या मरी हुई चीज होगी, उसमें रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप एक सेब को पेड़ से तोड़ के लाए, पेड़ पे टंगा हुआ सेब, पेड़ से टूटा हुआ सेब और एक सड़ा हुआ सेब, इन तीनों का ऑरा डिफरेंट होगा। जैसे जैसे डिके बढ़ता जाएगा, ऑरा डिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। हमारे अंदर भी जैसे जैसे डिके बढ़ता है, हमारा ऑरा रिड्यूस होता है। जी, हमारा ऑरा देखकर, हम किसी का ऑरा देखकर जान सकते हैं कि उसके अंदर कहां कहां एक डिके होने वाला है या आने वाले टाइम के अंदर कोई बीमारी क्रिएट होने वाली है। महीनों में हम जैसे 3 से 4 महीनों पहले ये देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है। अगर और ध्यान लगाएं तो 2-3 साल पहले ही आने वाली चीजों का इन्फ्लुएंस पता लग जाता है। एक होता है रीड करना और एक होता है स्कैन करना। जी, रीड करने में कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के आप जो एनर्जी को लेवल को चेक करते हो, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी होती है। स्कैनिंग के अंदर कैलकुलेशन नहीं होती, केवल आपका एक अंदर का आत्मज्ञान बोल रहा होता है। सर यहाँ पे आपने एक बात की, रीडिंग एंड स्कैनिंग। रीडिंग आई थिंक इट रिलेट्स टू जो हम अपनी जो हमारी कुंडली होती है, हाँ, वो रीड करते हैं। ओके कुंडली भी रीड करते हैं, कुंडली का ऑरा भी स्कैन होता है, ग्रहों का ऑरा भी स्कैन होता है। जैसे हम इंसान का स्कैनिंग करते हैं, ऐसी कुंडली भी स्कैनिंग होती है। रीडिंग तो देखिए जहां पर आपकी सेंस जुड़ जाती हैं, आंखें जुड़ती हैं, हम उसे रीडिंग कहते हैं। स्कैनिंग वो भी कर सकता है जिसकी आंखें नहीं है। स्कैनिंग के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, रीडिंग के लिए आंखों की आवश्यकता है। जी सर। तो कुंडली एनालिसिस जो आपने कहा, वो एक्चुअली स्कैनिंग भी हो सकती है और रीडिंग भी हो सकती है। कुंडली इंसान के शरीर पे लिखी होती है। आपकी पूरी बॉडी ही तो कुंडली है। यूनिवर्स को 360 डिग्री में डिवाइड करा और हर एंगल को 12 भावों में काट दिया। जी, जिंदगी में 12 भाव होते हैं, नवरस 12 भाव। 12 भावों को हाउसेस कह देते हैं, नवरस को नवग्रह कह देते हैं। जी, तो भाव और ग्रह तो हमारे शरीर में भी है। हम कहते हैं कुंडली में होते हैं, कुंडली में विद्यमान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में है। अगर हम उसकी यूनिवर्सल स्टडी करते हैं तो उसे वास्तु कह देते हैं। जी, वहां भी भाव होते हैं, वहां भी ग्रह होते हैं, वहां भी योग होते हैं। तो जैसे हम हीलिंग की बात करते हैं, हम या बॉडी के भाव या बॉडी के योग ही तो स्कैन कर रहे हैं। जी सर, ये कनेक्टेड है, ये बिल्कुल कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। वन मोर थिंग सर, कैन वी कंट्रोल आवर ऑरा? ओके, जैसे आपने रीडिंग की अभी बात करी, अगर मैं जान लूं कि मेरा क्या होने वाला है, पत्री की स्कैनिंग से, कुंडली की स्कैनिंग से या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट स्कैनिंग से हम जान सकते हैं क्या होने वाला है, तो हम उसे आने वाली डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे। ऑरा को रेगुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल इज अ रॉन्ग वर्ड, रेगुलेट इज अ राइट वर्ड। क्योंकि कंट्रोल करते हैं जानवर को, रेगुलेट करते हैं जो जीवित है और उसकी कॉन्शियसनेस भी है। जहां कॉन्शियसनेस होती है वहां हम रेगुलेशन वर्ड करते हैं यूज। अब जब हमने किसी कुंडली जान ली, जैसे मेरे पास भी क्लाइंट आता है, मैं हर क्लाइंट को लेता नहीं हूं, मैं कई क्लाइंट को मना कर देता हूं कि आपका केस मेरे पास डील नहीं हो सकता। किस बेसिस पर? पहले ऑरा स्कैनिंग होगी, उनकी जानकारी लूंगा, उनकी पत्री बनाऊंगा, गाइडेंस से परमिशन लूंगा ध्यान में बैठ के कि क्या मैं योग्य हूं इस इंसान का ऑरा स्कैन करने के लिए, इसकी रीडिंग करने के लिए। अगर परमिशन तीनों लेवल मिली तो कुंडली स्कैन होगी, उसका काम होगा। तो पत्री की स्कैनिंग बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही हम ऑरा की स्कैनिंग भी करते हैं। अगर आपको अपना ऑरा लॉक करना या ऑरा प्रोटेक्ट करना आता है तो फ्यूचर कई इवेंट आप लॉक कर सकते हो। आपका इंटरव्यू है, आप ऑलरेडी उसके लिए ऑरा क्रिएट कर सकते हो। आपकी मैरिज होने वाली है, आप ऑलरेडी उसके लिए ऑरा क्रिएट कर सकते हो। प्रिपरेशन, आप कुछ भी इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो। देखो, मनसा वाचा कर्मणा, मेंटल प्रिपरेशन, अफर्मेटिव प्रिपरेशन और फिजिकल प्रिपरेशन। जी, शरीर से दिखना भी शादी में जरूरी है, इंटरव्यू में भी।
मन से दिखना भी जरूरी है और अफर्मेशन भी, वर्ड्स भी वैसे होने चाहिए जी। तो आप तीनों लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में खाली मेंटल प्रिपरेशन तो होती है, कभी कभी फिजिकल वाली बहुत देर से आती है। तो अगर आप तीनों पर एक्ट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल योर ऑरा। जी सर, जैसा मैं यहाँ पे समझ पाया हूँ और मैंने आपके बाकी कंटेंट भी देखे हैं जी, तो आप बेसिकली हीलिंग का काम करते हैं। जी। तो मैं हीलिंग पे आने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था एंड दैट वाज रिलेटेड टू राहु, केतु, शनि एंड वास्तु दोष। जी। तो क्या इन चीज़ों का, जो हमारे दोष होते हैं ये, जी, इन चीज़ों का दोष जो है वो हम हील कर सकते हैं ओके विद रेकी? जी। हमारी मुसीबत क्या होती है, राहु केतु शनि को ना हम प्लेनेट मान लेते हैं और एक्सटर्नल एजेंसीज मान लेते हैं। ये वाइब्रेशन है, ये वो वाइब्रेशन है जो आपको टेस्ट करती है। शनि वो वाइब्रेशन है जो आपके साथ साथ चल रही होती है, आपको कहती है चल तू कर, तुझे जो करना है। अब जैसे ही आप करोगे तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब वो रिएक्शन आएगा ना, शनि वही तो है। ओह, आपका कर्म ही तो शनि है। शनि कोई बाहर से आती एजेंसी नहीं है। राहु आपके सिर के ऊपर होता है, केतु आपकी पूंछ के नीचे होता है। राहु आपको भ्रम देता है दुनिया के, केतु आपको यथार्थ देता है दुनिया का, आपके अंदर का। जी। केतु इज रियलिटी चेक, राहु इज योर इग्नोरेंस एंड राहु इज योर डाइवर्जन ऑल्सो। तो जब भी कभी हम राहु केतु की बात करते हैं ना, हम एक्सटर्नल एजेंसीज मानकर उनके लिए ये करते हैं इसका कोई उपाय बता दो। मेरे क्लाइंट बहुत बार मुझे कहते हैं सर राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 है, बड़ी पेनफुल हो सकती है। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूं, कंसल्टेशन भी देता हूं। ऐसा नहीं होता कि हर 7.5 आपको कष्टकारक होती है। 7.5 में लोगों का मेडिकल में सिलेक्शन भी हुआ है, बिजनेस बूम भी करा है, लाइफ हेल्थ बढ़िया भी हुई है, शादी भी भी हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक चार्ट में एक सही प्रेडिक्शन होता है। पढ़ने वाले की गलती होती है जो वो एक सही प्रेडिक्शन करता चला जाता है। तो ये राहु केतु शनि जो हैं आपके कार्मिक मार्कर हैं कि कितनी मेहनत और करनी है। जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है। न्यूमरोलॉजिकल अगर डेट, आपके व्यूअर्स भी अगर अपनी डेट को ऑब्जर्व करें तो जिंदगी में क्या कर्म करने आए हैं उन्हें डेट से समझ में आ जाएगा। उनका भाग्य उन्हें कहां लेके जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का एडिशन बता देगा जी, नेम का टोटल बता देगा। अब इंसान क्या होता है, इसे प्रिडिक्शन लेने के लिए यूज करता है कि मुझे प्रिडिक्ट कर दो। ये आपकी लाइफ का कर्म करने की एबिलिटी बताता वो मार्कर है। ये नहीं बताता कि आपका रेमेडी है। रेमेडी आपकी जिंदगी होती है, हम खुद हैं रेमेडी। आप खुद ही तो रेमेडी हैं। आप कर्म नहीं करें, रेमेडी नहीं कर पा रहे हो। कर्म करना शुरू कर दो, रेमेडी करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास कोई इंसान आया कि शनि की हमारी हालत चल रही है, बहुत परेशान कर रहे हैं शनिदेव। मैंने कहा मंदिरों में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, जूते की सेवा कर लीजिए। जो जूते उठा के रखते हैं केवल वो काम कर लीजिए। कपड़े से, अपने रुमाल से जूते साफ कीजिएगा, रैक में रख दीजिएगा। शनि है हार्ड वर्क, शनि है निचले स्तर का वर्क। आप बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, शनि नीचे ले आएगा आपको। आप नीचे वाला काम करना शुरू कर दो। अपने घर का जो सीवेज सिस्टम है साफ कर लो उसे एक बार। आपका घमंड नीचे उतारने के लिए तो शनिदेव आए हैं जी। हमें लगता है कि कोई डरावनी चीज शनि है, कि मारने आया है। ये मारने नहीं आया, ग्राउंडिंग के लिए आया है कि यू बिकम डिसेंट, यू स्टे ग्राउंडेड। दैट्स शनि है। तो जी सर, एक और बात सर, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि यू आर अ हीलर एंड हीलिंग आप करते हैं, बेसिकली पेशेंट्स को आप हील करते हैं जी। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँ किस टाइप के पेशेंट्स ओके एग्जैक्टली, ओके, और रेकी इसमें कैसे हेल्प करता है? ओके ओके, मैं रेकी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है सर। रेकी क्या है, वाइब्रेशनल थेरेपी है जी। कि वाइब्रेशन जो थी वो कहीं ना कहीं एब्रप्ट हो रही थी, यूनिवर्स से आ रही थी। हमने मीडियम की तरह बॉडी में से गुजारा, उसे रिक्वेस्ट करी बॉडी से गुजरो, सिस्टम पे डाला, जहां भी वाइब्रेशन गलत थी वो जाकर उसे सही कर देती हैं जी। अनइवन थी उसे इवन कर देती हैं। अब ये वाइब्रेशन की थ्योरी तो हर जगह अप्लाई होती है ना। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास सारे आते हैं। कभी डिवोर्स केस आता है, कभी कोई कहता है हेल्थ इशू है, कभी कोई कहता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई कहता है पैसे नहीं मिल रहे, जॉब इनसिक्योरिटी है, कोई पोजेशन के केस आते हैं कि भूत प्रेत का अटैक हो गया, वहां भी हम काम करते हैं। कोई कहता है कि हमारे पास में पुश्तैनी कोई पितृदोष चल रहा है, वहां पे भी वाइब्रेशन काम करती है। घर का ऑरा ठीक नहीं है, घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो ये सब जगह पे काम करती है। अलाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज हीलिंग। सो कैन वी से रेकी इज यूनिवर्सल सॉल्यूशन? एग्जैक्टली, रेकी इज यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस कि रे की का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी। रे मींस यूनिवर्सल, की मींस एनर्जी जी। तो इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्यूशन। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट जी। एक और बात, क्योंकि आजकल ना हमारी हर प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस, ओके,
तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या फिर डूज एंड डोंट्स क्या हैं ओके रेकी के? ओके, देखिए आजकल ना लोग बहुत, स्पेशली मैं कहूँ लॉकडाउन के बाद से तो डर गए हैं काफ़ी सारी बातों से। तो अब ना लोग रेमेडीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। कर्म करने से सॉल्यूशन मिलता है, रेमेडीज़ करने से नहीं। जी, रेमेडीज़ भी कर्म ही है। आपका सारा फोकस इसलिए हो कि मुझे बुद्ध बढ़िया करना है, मैं जिंदगी इसलिए जी रहा हूं। आप बुद्ध के हिसाब से जिंदगी मत जी लीजिए, आप अपने नॉर्मल कर्म करते चलिए, बुद्ध अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि कभी हम वो कर्म करते थे, आज में सो रहे हैं तो इसलिए वो आज इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं तो काम तो पहले भी होते थे। अब रेमेडीज की जब हम बात करते हैं, रेमेडीज में जैसे हीलिंग में हम काम करते हैं, तो वहां पर फोकस आपका रेमेडियल पार्ट पे नहीं कार्मिक पार्ट पे होगा तो बेटर रहेगा। मैं आपका क्वेश्चन का एक पार्ट में सुन रहा हूं, आपने लास्ट पार्ट कुछ बोला, प्लीज वो बताएंगे प्लीज दोबारा से बोलिए। डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स बहुत सारे हैं, मेरे को थोड़ा हीलिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। रेकी को फील्ड में जब लोग आते हैं बड़े उत्साहित होते हैं कि हमें हीलर बनना है। जी, आप सर हमें हीलर बना दो, जैसे आप मजे कर रहे हो हमें भी मजे करते हैं। देखो एनर्जी फील्ड का जो गेट खुलता है ना, तो एनर्जी बाहर भी आती है, आप भी अंदर जाते हो। लोग अपनी एंट्री को तो कंसिडर कर लेते हैं, एनर्जीज की एंट्री को भूल जाते हैं। एनर्जीज इस तरफ आना शुरू होती हैं। हम जब इस फील्ड में आए थे ना, तो हमें किसी ने गाइडलाइन दी नहीं थी ना, मुझे किसी ने बताया था मेरे साथ होने क्या वाला है। तो पहली बार जब एनर्जी को फील करा ना, तो बॉडी में कुछ अनहोनी सी लगी, ये कैसी अनहोनी सी हो रही है। एक वाइब्रेशन महसूस हुआ, हीट इफेक्ट, और मुझे अपने आसपास कुछ मूवमेंट फील हुई। मुझे ये ज्यादा लेवल पे किसी ने बताया नहीं, जो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। ग्राउंडिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे खाना खाना जरूरी है, ऐसे एक्सक्रीशन भी जरूरी है। अगर खाना खाते चले जाओगे तो एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर निकालना भी जरूरी है, नहीं तो सड़ा देगा बॉडी को। ऐसे ही एनर्जी उतनी चाहिए जितनी रेलेवेंट है। एक लिमिट से ऊपर हर चीज हानिकारक होती है। अब डूज में क्या आता है कि आपने कितना काम करना था, और डोंट्स में क्या आएगा हमारे पास में कि आपको रिलीज भी करना होता है। लोग रिलीज नहीं करेंगे तो डोंट्स अपने आप क्रिएट होते हैं। ऊर्जा को मेंटेन करना जरूरी है, एप्रोप्रिएट एनर्जी, एडिक्वेट एनर्जी। मैं अपने घर में बैठता था जब हीलिंग इनिशियली सीखी, हर एक की थर्ड आई में पेन होना शुरू हो गया। जब मैं उनके पास बैठा, उनके हार्ट पे पैल्पिटेशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी एनर्जी इम्बैलेंस थी उस वक्त। जी, अब मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है। साथ वाला इंसान किसी पेन से गुजर रहा है, मुझे वो पेन होना शुरू हो गया। उसके हार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट में दर्द पेन फील हो रहा है। उसके हेडेक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है। वो पेट में दर्द लेके आया, मुझे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं कॉपी कैट कैसे हो रहा हूं। और एक के नहीं, दो के नहीं, मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूं, मुझे सबका पेन फील हो रहा है। कोई बच्चा रो रहा है, मुझे उसका पेन फील हो रहा है हार्ट पे। और ऐसा नहीं कि रेमेडी नहीं थी, जब हीलिंग कर दूं तो वो शांत हो जाए, 2 मिनट के लिए ग्राउंडिंग कर दूं शांत हो जाए, मैं अपनी हीलिंग करूं मेरे पेन बंद। तो किसी ने ये नरेशन नहीं दिया कि आपको एनर्जी बैलेंस कैसे करनी है। तो डोंट्स वाला पार्ट ना, ये सब सारी इंफॉर्मेशन से आता है कि आप अपनी ग्राउंडिंग करें, अपनी बैलेंसिंग करें। जैसे आपने कभी सुना होगा तो मंदिरों में आप जाते हैं, घंटा बजाते हैं पहले जी, वो साउंड हीलिंग है आपकी। पानी के पास से वो गुजरते हैं, हाथ क्लीन करते हैं, वो आपका ऑरा क्लेंजिंग है बाय वाटर मेथड। मंदिर में आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, मेल्स, फीमेल नहीं करती। फीमेल को कैसे प्रणाम करना होता है? घुटने मोड़कर, माथा टच करके जी, जबकि मेल्स को अपने रूट चक्र को, जो लोअर चक्र है, उसे टच करना होता है, ताकि अपनी फालतू एनर्जी भी आप निकालें। फीमेल के अंदर एक्सेप्टेंस होता है, तो हम कहते हैं एक्सेप्टिंग नहीं करनी मंदिर में, नहीं तो कोई और एनर्जी भी बॉडी में चली जाएगी जी। तो आप अपना गर्भ, अपना लोअर बॉडी पार्ट जमीन पे टच ना करें। अब वहां से भी हमारी ग्राउंडिंग होती है। देवी देवता की मूर्ति को हाथ नहीं लगाते, पर आजकल कई मूर्ख लगाते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहां बहुत सारे मंदिरों में आप मूर्ति के पास भी नहीं आ सकते। देवता से ऑरा शेयर किया जाता है। देवी देवता जो होते हैं वो केवल ऑरा शेयर करने के लिए होते हैं, शरीर शेयर करने के लिए नहीं होते। तो आप उन्हें छूते नहीं हैं, आप दूर से उनका ऑरा टच करके वापस आते हैं। ऐसा ही होता है लगभग सभी मंदिरों। जी, मैं कई बार देखता हूं नवरात्रों में, यहां पर वैशाख के आसपास कई बार लोगों को देखता हूं शिवलिंग के ऊपर चढ़े बैठे होते हैं। मतलब मैं एक बार मजाक में करता हूं, मार्बल चबा मत जाना बेटा, इतना मत चाव लेना कि शिवलिंग कम कर दो। ये हरकतें शिवलिंग के साथ नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग की जो ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा से बाधित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है वो, जिसके ऊपर पानी डल रहा है शांत करने के लिए।
अब आप जब उसे हाथ लगा रहे हैं तो आप भी उसका ऊष्मा, उसका ऑरा ले रहे हैं। अब सोच के देखिए, लोग इतनी बड़ी ब्लंडर, इतनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं काम करते हुए। ग्राउंडिंग जो है वो एक मेजर डोंट है, जिसे हमें करना चाहिए था, हम कर नहीं रहे हैं। अपनी बॉडी में एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट एयर बॉडी में डालनी चाहिए ताकि आपकी ग्राउंडिंग बढ़े। और जिसकी ग्राउंडिंग होगी ना, उसका पिरामिड स्ट्रांग बनता है एनर्जी का। जब आपका बेस ऑफ पिरामिड नहीं होगा तो टिप ऑफ पिरामिड तो वीक अपने आप हो जाएगी। इसको चक्र सिस्टम में बोलते हैं कि आपका अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है, मूल आधार बैलेंस नहीं है, तो सहस्त्रार तो अपने आप वीक हो जाएगा ना आपका। एक और अभी हम जैसे लास्ट में हमने बात की चक्रास की, तो आई नो कि चक्रास अपने आप में एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। जी बिल्कुल। तो पूरा तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें, बट मैं चाहूँगा थोड़ा सा रिलेशन बताएं। ठीक है। चक्रास से बेसिक जो रिलेशन होता है। जी। हर धर्म ने चक्र के बारे में कुछ बोला है। जी। एक तो ये वर्ड जो है ना, ये चक्र है। हम चक्रा जो बोल देते हैं वो इंग्लिश वालों ने जो नाश मारा हुआ है उसके कारण से है। बुद्धा चक्रा, वो जो ए लगा देते हैं, दैट्स नॉट अ कंसेप्ट। वर्ड को वहीं तक बोला जाए जहां तक है वो, तभी उसकी एनर्जी है। चक्र मीन्स कुछ चलता है क्रम से। चक्र जो हमेशा चलता रहे एक क्रम से, दैट चक्र। अब बॉडी के अंदर हमारी 72,000 नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ीज आर देयर। ये हमारे एक नाड़ी सिस्टम का, नाड़ी शास्त्र का बहुत बड़ा पार्ट है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको मैंड्रियंस कहते हैं, या इसे एनर्जी कोशेंट्स कहते हैं, या डेंटियंस कहते हैं। इस नाम से उन्होंने बुलाया, टीसीएम कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर। अब चक्र सिस्टम है क्या कि बहुत सारे चक्र हैं, माइन्यूट और मेजर। बॉडी के बाहर भी होते हैं, बॉडी के ऊपर भी होते हैं, और बॉडी के अंदर भी होते हैं। ये चक्रास ही हमारा ऑरा क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, यहां से एनर्जी फ्लो होती है। मेजर 7 होते हैं, एक रूट पे, एक नाभि से नीचे, एक नाभि से ऊपर, एक हृदय पे, एक गले पर, एक थर्ड आई पर, और एक सिर से ऊपर। इसे हम मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम कर देते हैं। तो मेडिकल साइंस भी मानता है, इस नाम से नहीं, बट हाँ वैसे मानता है, क्योंकि यहां से सिक्रीशंस निकलते हैं। बॉडी के मोशन को, बॉडी के मोमेंटम को, या बॉडी के मेंटेनेंस को, जो भी चीज मेंटेन करेगी उसे चक्र कहेंगे। जी। यहाँ पे सर आपने बात की मेडिकल साइंस की, ठीक है ना। तो हमने पीछे ये भी डिस्कस किया कि जो रेकी है, इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्यूशन। जी। तो जो मेडिकल साइंस में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, हेल्थ इश्यूज बेसिकली, जी जी, क्या हम उनको ट्रीट कर सकते हैं? सर मैंने आपको जैसे बताया कि कैंसर तक को ट्रीटमेंट बन सकता है। मैंने सर आपकी ही कुछ वीडियोस देखी जिनमें आपने बात की। जी, मैंने अपने लगभग सभी वीडियोस में बात करी, क्योंकि लोगों में होपलेसनेस बहुत है आजकल। हाँ। लोगों को ये लगता है कि सब ट्रीटमेंट ना बाहर से आते हैं, हम अगर डिसिप्लिन करेंगे ऐसे थोड़ी हो सकता है हम ठीक हो जाएं। मैं कई बार क्लाइंट को बोलता हूं कि सर आप बैठकर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे सर कैसे फर्जी हो, कोई रत्न बताओ, कोई पत्थर दो, कोई सॉल्यूशन और बताओ, कड़ा वाड़ा पहनना हो तो बताओ। सर अभी तक ना सेम चीज मेरे लिए है। एग्जैक्टली। तो उसको थोड़ा आप क्लियर करें। जी, सॉल्यूशन ना अंदर से आता है, बाहर से बाद में आता है। जब अंदर की ताकत थोड़ी वीक पड़ती है तो हम एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेते हैं। रेकी के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, सॉल्यूशंस में काम करते कैसे हैं बीमारियों पर। आपकी जो बीमारी है हम उसकी जड़ तक एनर्जी छोड़ देंगे। जी। हमें पता हो ना पता हो, एनर्जी खुद भी चली जाती है। नॉलेज हो तो भी पता है कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास पेशेंट आया कि नीज में दिक्कत है, मुझे पता है इसका मेन पॉइंट जो होता है नाभि से ऊपर होता है। जी। कि जब मैं मणिपुर चक्र की हीलिंग करूंगा किसी के, तो नाभि से ऊपर जब हीलिंग मिलेगी तो इंसान का गुस्सा शांत हो जाएगा। और जिसके गुस्सा में ताकत ही नहीं है, उसके घुटनों में दर्द नहीं है। जितना क्रोध कम होगा उतना आर्थराइटिस कम होगा, उतना गाउट कम होगा। ये तो 2 सॉल्यूशन हो गए, गुस्सा भी कम हुआ। एग्जैक्टली। आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपकी इनसिक्योरिटी आपके नी पेन को एग्रीवेट करते हैं, आपके स्लिप डिस्क को एग्रीवेट करते हैं। अब जिस इंसान को रिप्रेस्ड इमोशन की दिक्कत है उसके पास थायराइड कंडीशन जरूर मिलती है, उसका हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जरूर मिलता है। तो अगर विशुद्ध चक्र की कोई हीलिंग कर ले, विशुद्ध चक्र को कोई नॉर्मली हील कर ले आराम से, तो ये काम हम मन की शांति के साथ कर सकते हैं। अब यहां से हमारा मेटाबॉलिज्म कनेक्ट होता है, तो आपका मोटा पतला होना भी यहीं से कनेक्ट होता है। तो मैंने कई बार अपने ऐसे क्लाइंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करे, क्लाइंट का वेट था 126, यहां हीलिंग करी, वेट रिडक्शन आया।
मेरे खुद के साथ हुआ, अभी थोड़े दिन पहले स्टीरॉइड्स मिले मुझे, दवाई खानी पड़ी किसी कारण से और वहां स्टीरॉइड्स चले, तो वेट पुट ऑन हुआ काफी। पहले वेट इतना नहीं था, अब अचानक से बढ़ गया। मैंने खुद उसे रेगुलेट करा अभी रिसेंटली, और अभी भी कर रहा हूं लगातार, इसे और कम कर रहा हूं अपनी हीलिंग टेक्निक से। ऐसा नहीं है कि मुझे खाने में क्रैश डाइट करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज नो डाउट इंपॉर्टेंट है, वो चलेगा, बर्निंग वहीं से होती है, बट अगर साथ में आप हीलिंग को एसोसिएट कर लेते हैं, काम और प्रोग्रेशन पे आता है, प्रोसेस को फास्ट कर देता है वो जी, और एक स्टेबल भी कर देता है जी। फास्ट प्रोसेस कभी कभी अनस्टेबल होती है, जहां जल्दी रिजल्ट आता है वहां पे अनस्टेबल भी हो जाता है। तो ये हीलिंग ना बैलेंस के साथ में चीजें लाती है। ये ऐसा नहीं करेगी कि आपका वेट रिडक्शन के लिए आप फैट बर्नर लेके बैठ गए, अब उसमें कैसीन का मात्रा, उसमें कैफीन की मात्रा इतनी हाई है कि आपको नींद ही नहीं आ रही, आपका हेयर फॉल शुरू हो गया, आपकी बॉडी ब्लैकनिंग होनी शुरू हो गई, स्किन स्केली हो गई। ऐसा नहीं होता। हीलिंग आपको बैलेंस भी देती है और हीलिंग आपको एक सॉल्यूशन भी देती है। जी सर, जैसे आपने अपना खुद का बताया कि आप खुद भी देखिए हीलिंग की मतलब वेट लॉस की जर्नी पे रहो। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बेसिकली ऑन एन एवरेज फॉर एवरी पेशेंट, कोई भी इनको इशू, कितना टाइम लगता है, रिकवरी टाइम क्या है? ओके, हीलिंग का टाइम ना आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है जी। कई लोग हीलिंग को एक्सेप्टेंस में ले लेते हैं हमारे कहने पर एक्चुअली में वो डर रहे होते हैं, वहां पर हीलिंग डिले होती है। एक्चुअली सर क्या है ना, अगर मैं बात करूँ मेडिकल साइंस की, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना जल्दी सॉल्यूशन मिलता है, इंस्टेंट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। हमें बुखार हुआ, हमने मेडिसिन ले ली जी, 1 दिन में 2 दिन में तुरंत असर हो गया। जी। तो जो रेकी है या फिर रेकी हीलिंग है, इस अगर कंपेयर करें तो क्या चीज़ बेटर है और क्या चीज़ फास्ट है? देखो, बेटर दोनों हैं क्योंकि दोनों का अपना अपना यूज है। जी। मेरे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं कहता हूं कीमोथेरेपी लेनी होगी आपको। बॉडी उस लेवल तक डिटोरेट हो चुकी है कि अब खाली हीलिंग से काम नहीं होगा। अगर वो हीलिंग में ठीक करना चाहते हैं तो मैं उन्हें कहूंगा आपको किसी गुफा में जाकर तपस्या करनी होगी, कैंसर खुद ही मर जाएगा आपका। जी। अब वो संसारिक लोग हैं, संसार में रहते हैं, वो ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। जबकि आप अगर मंक्स से मिलें, मंक्स को कैंसर हो जाए तो वो यही करेंगे, तपस्या करना शुरू कर देंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। जी। आपका कैंसर आपके खाने से ही तो आ रहा है। कैंसर भी तो खाना ही खा रहा है आपके साथ। जब आपने आहार नहीं लोगे, आप केवल मेडिटेशन लोगे और राइट फ्रीक्वेंसी लोगे, तो कैंसर भी अपने आप राइट फ्रीक्वेंसी से मर जाएगा। बट ये काम को समझने में पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं कि हीलिंग इज बेटर और एनर्जी के साथ साथ एलोपैथी इज नॉट बेटर। एलोपैथी का अपना यूज है या दवाइयों का अपना यूज है और इसका अपना यूज है। हम कई बार क्लाइंट्स को दवाइयों पे हीलिंग करके खाने को कहते हैं कि आप अगर कोई दवाई खा रहे हैं तो हीलिंग करिए और खा लीजिए, रिजल्ट आएंगे उसके जल्दी। कोरोना पीरियड के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 2 लाख से ऊपर पेशेंट की हीलिंग की थी। मोर देन दैट 3 लाख शायद थे मेरे ख्याल से, टोटल शायद यही एवरेज बनेगी जी। उसमें से 10% की डेथ हुई है सिर्फ, और 10% का भी अगर 90%, ये मैंने कई बार ऑन रिकॉर्ड बोला है, 10% का भी 90% हार्ट अटैक से गया था। यानी कि जो और डॉक्टर्स थे अवेलेबल। जी। सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टर्स थे उस वक्त अवेलेबल। लोगों ने इस बात को देखा, खाली मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं करती। देखो, एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है क्योर और एक होती है हीलिंग। ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। मेडिसिन में ट्रीटमेंट मिल जाता है, हीलिंग तो बॉडी करती है। अगर फ्रैक्चर हो गया आपको स्पाइन में कोई दिक्कत हो गई, हार्ट में दिक्कत हो गई, आपको कास्टिंग कर देंगे ना, हाथ को बांध के बिठा देंगे। अब डॉक्टर क्या कर रहा है इसके बाद? कुछ नहीं, तो अपनी खुद की बॉडी तो हील कर रही है। हाँ। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका मेडिकल साइंस ही होता सब कुछ या डॉक्टर ही करता, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है? आप एक काम करके देखिए, कोई इंसान अगर कोई बीमारी में ग्रसित हो, कुछ दिन का उपवास कर ले, निर्जला उपवास कर ले, 2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले, तीसरे दिन ना उसकी जो लो एनर्जी है वो हाई हो चुकी होगी। ध्यान में बैठेगा ना, उसको ऐसा फील होगा कि अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है, जितनी भूख थी उतना खाना तो खा चुका, अब तो मेरे को ताकत फील हो रही है और वो बीमारी कम हो जाएगी। जी। हमने कई बार ऐसा काम करवाया। मैंने खुद अपने बीमार स्टेट में अपना आहार 1/4 कर देता हूं, अनाज बंद कर देता हूं। आयुर्वेद का नियम है कि सड़ने वाली हर चीज को अवॉइड करो जब बॉडी में कोई दिक्कत है। हम फ्रूट्स पे उतर आते हैं कि थोड़ा बहुत फ्रूट लेंगे, थोड़ी बहुत डाइट लेंगे, पतली सी थोड़ी खिचड़ी ले लेंगे, दैट्स इट। कुछ दिनों के अंदर बॉडी रिकवर करती है, लिवर को शांति मिल गई, इंटेस्टाइन को शांति मिल गई। शांति तो होना था। आप जब बीमार होते हैं खिचड़ी तो खाते हैं आप सब, वही उसी पे आने वाला था। मेडिकल साइंस भी तो वही कहता है, एग्जैक्टली ये खाओ। एग्जैक्टली।
वो भी तो यही कह रहे हैं एक्चुअली। तो गलत दोनों में से कोई नहीं है, कंपैरिजन करना गलत है। कई लोग कहते हैं कि हीलिंग ही सही है, नहीं, कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां हमें दवाइयों को भी लेना पड़ता है और हीलिंग भी करनी होती है। तो मैं आपसे ना थोड़ा टाइम के बारे में बात करना चाहूँगा, रिकवरी टाइम कितना होता है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, नेक्स्ट टॉपिक। रिकवरी टाइम का ना बॉडी की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इंसान डरा हुआ है ना तो रिकवरी टाइम डिले हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और थोड़ा फेथ रखते हैं, हमारे पास हमने 2 दिन में हीलिंग के इफेक्ट आते फील करे हैं। मैं अभी का कल का केस सुनाता हूं आपको। अमेरिका में कोई एक मेरा क्लाइंट है, उसका छोटा बच्चा है, डॉक्टर्स के साथ में, टीम के साथ में काम चल रहा है और बच्चे पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि कोई एक रिपोर्ट थी, मैं यहां नाम नहीं ले सकता उन सब चीजों का, वहां पर रीडिंग जो थी 40 जा रही थी। उन्होंने कहा था आइडियली 100 होनी चाहिए। मैंने कहा आप मुझसे बात कर रहे हो, बस थोड़ी देर बात करते रहो, मैं इसकी हीलिंग कर रहा हूं, रिपोर्ट देखना, चेक करना। स्क्रीन पे सामने फ्लैश हो रही थी, सिर्फ 5-7 मिनट में 100 शो हो रहा था। तो हीलिंग के लिए जरूरी भी नहीं कि हम उनके सामने ही हो। अमेरिका में और मैं दिल्ली में। तो थोड़ा बताओ इस बारे में। डिस्टेंस हीलिंग कहीं भी वर्क करती है। मैंने उन्हें बताया कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो। 5 मिनट की हीलिंग पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं शायद उन्हें सुन के ऐसा अचंभित फील होगा, बट जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, साथ में चीज देखते हैं, उन्हें पता है मिरेकल होते हैं। और लोगों से मैं ये भी कहूंगा, खुद आके फील करो। हमारे पास फ्री सैटरडे डिस्टेंस हीलिंग अवेलेबल है। आपको डिस्टेंस हीलिंग का इंपैक्ट देखना है ना, ज्वाइन करो। जितने लोगों के नाम डालने हैं डाल लो। लोग अपने एनिमल्स का, अपने प्लांट्स का, अपने घर का, अपने सिस्टम का, अपने सभी फैमिली मेंबर्स का नाम डालते हैं। एक काम करते हैं ना सर, ऐसा है तो फिर हम एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाते हैं एक एरिया में, एंड आप डिस्टेंस हीलिंग कीजिए पूरे एरिया से। मैं बिना उसके कर सकता हूं। ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, हमने करी है। हमने कोरोना के अंदर अपने सभी चैनल्स पर हमने पेड हीलिंग छोड़ दी सारी अपनी। हम पूरे दिन फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते थे। जो क्रिटिकल पेशेंट है हमारे पास लाओ, हम फ्री डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। और अभी मैंने एक अनाउंसमेंट और भी करा हुआ है कि कमिंग अभी मंथ के अंदर या मार्च के अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा फ्री डिस्टेंस हीलिंग कैंसर पेशेंट्स के लिए हर संडे को। और सिर्फ कैंसर के पेशेंट आएंगे, अपनी रिपोर्ट सेंड करेंगे, हम उन्हें ग्रुप में ऐड करेंगे। वो सिर्फ हमारे पास कैंसर पेशेंट का ग्रुप बनेगा जहां फ्री डिस्टेंस हीलिंग दी जाएगी उन्हें। जी सर, आपके पास ना कुछ आई थिंक ऐसे केसेस भी आते होंगे, क्योंकि हमारी पिछले कुछ सालों में ना कैंसर से रिलेटेड ना हमारी फैमिली में भी थे कोई, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना मेडिकल साइंस के अलावा ना इन चीज़ों में चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। जी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। तो लोग ना थोड़ा इन पे ट्रस्ट कम करते हैं। मैं समझ गया आपकी बात को। और कैंसर एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, कि अगर ये इस टाइम से सही नहीं हुआ तो आपकी डेथ पक्की है। जी देखो, ऐसा एक ये आपने जो बात बोली ना, बहुत जनता यही सोचती है कैंसर का मतलब मृत्यु। हाँ, सोचती ये सोचती है, और कैंसर का वर्ड ही सोचते हुए वो डिप्रेशन में शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। कैंसर आपको नहीं मारता, आपकी सोच आपको मारती है। मैंने कैंसर श्रिंक करते हुए देखा है, और ऐसे श्रिंक करते हुए देखा है कि लोग हैरान थे ऐसा कैसे हो सकता है। फ्री डिस्टेंस हीलिंग के एक सेशंस के अंदर, जैसे हमारे पास कई लोग होते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, वो इतना खर्च नहीं कर सकते कि पर्सनल हीलिंग ले लें, पेड हीलिंग ले लें। तो मैंने कहा कि आपके लिए सॉल्यूशन है मेरे पास में। एक तो मॉर्निंग मेडिटेशन। मेरे पास में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मॉर्निंग मेडिटेशन होता है, और उसकी फीस है 999 रुपए 1 महीने के। अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत इजीली अफोर्डेबल है। छोटे स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं और बड़े बड़े लोग भी आ सकते हैं। एक तो ये मेडिटेशन और फ्री डिस्टेंस हीलिंग, ये कॉम्बिनेशन से हम कई बार कैंसर पेशेंट को क्योर कर चुके हैं। कैंसर पेशेंट्स में ये डर फैलाया जाता है कि आपको कोई चीज सॉल्यूशन नहीं दे सकती, एंड दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, कैंसर नहीं हारता। बॉडी के अंदर कैंसर आता भी उसी कारण से है जिस कारण से जाता है। वो होता है आपके अंदर का सस्टेन करना टॉक्सिन को, कि आप कब तक टॉक्सिन को कलेक्ट करते हो। ये कार्मिक भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, इसके एन नंबर ऑफ रीजंस भी हो सकते हैं। बट मैं एक बात और बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि कैंसर का मतलब ये है कि आप मर जाओगे या बिल्कुल नहीं मरोगे। कई बार ऐसा हुआ कि कैंसर पेशेंट ने मुझे घर पे बुलाया और हीलिंग शुरू करी, 15-20 मिनट के बाद कैंसर के पेशेंट की डेथ हो गई। सिर्फ 15 मिनट के अंदर। कैंसर में जब हम हीलिंग करते हैं, कैंसर में हीलिंग शांत करती है। अगर आपकी मुक्ति ही शांति थी तो हीलिंग ने आपको शांत करा। आपकी ग्रोथ ही शांति है तो हीलिंग आपको ग्रो कराएगी।
लेकिन सर यहाँ पर तो अगर आप ये बात किसी कैंसर पेशेंट को जाके बोलोगे ना, तो आई थिंक वो एग्री नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी फैमिलीज भी हमसे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं इस बात पे कि सर ऐसा कैसे कह रहे हैं। वही देखिए क्या है कि दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपके फेथ के अनुसार। आप फेथ तो करिए, लीप ऑफ फेथ तो लीजिए। बॉडी गल रही है, पेशेंट दर्द में है, फैमिली कहती है कि इसे हील करो, इसे जिंदा करो। ये अनैतिक है, ये अकार्मिक है, ये कोई नहीं कर सकता। अगर मुक्ति होनी थी, इंसान तड़प रहा था। जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं वो जानते हैं इस बात को कि बॉडी में कितना पेन होता है, वो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपकी मुक्ति आपके कर्मों में थी तभी तो कोई मुक्त हुआ। मारना उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। पर हीलिंग जब बॉडी में जाएगी ना, तो कैंसर का पेशेंट जब गया ना, चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी, बॉडी ब्लू से रेड हो गई थी, पिंक हो गई थी जी। हमने ये चीज देखी, बॉडी हेल्थ लेके गई। जो इंसान पिछले कई सालों में तड़प रहा था, अब वो शांत हुआ, पर वो खुश होकर शांत हुआ। देखिए ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये टॉपिक बहुत ही एक डिस्कशन से बाहर का टॉपिक है, डिफिकल्ट टू डिस्कस भी है कि कैंसर का मतलब ऐसे तो हम हीलिंग करें, कैंसर के पेशेंट मर ही जाएंगे, वही। पर ऐसा नहीं है। हमारे पास में ऐसे केसेस हम बहुत सारे आते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि 2 हफ्ते हैं, 1 हफ्ता है, कभी कभी तो कहा कुछ दिन हैं, 7-8 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। हिम्मत करी, यही मैंने उन्हें बोला था कि ऐसा हो सकता है तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा सर मुक्ति होनी है तो हो जाए, आप हीलिंग तो करो। फेथ। बात घूम के फिर से फेथ पे आती है कि अगर आप डरना चाहते हैं तो ऐसे तो एलोपैथी की दवाई खा के मर सकते हैं, होम्योपैथी की दवाई खा के मर सकते हैं, तो डेथ तो कहीं भी हो सकती है। डर से मरता है इंसान, फेथ से जीता है इंसान। तो यानी कि सर जो रेकी हीलिंग है या फिर कोई भी हीलिंग है, उसको लोग मिसअंडरस्टूड ना करें कि, क्योंकि लोगों को पता है सोल्यूशन लोगों को क्या चाहिए। अगर आप में कोई भी बीमारी है तो बीमारी एकदम जड़ से मिट जाए, हाँ जी, और आप हेल्दी होके जिए, ये सॉल्यूशन है लोगों के लिए। बट कर्म भी तो बीच में आते हैं इंसान के। आपकी बॉडी उस लेवल पे खड़ी है जहां पर गलते गलते कोने पर आ गई। आपसे जो भी कोई इंसान प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 0 कर दूंगा इसे, तो या तो आपके कर्म छीनने वाला इंसान है, वो स्वयं महादेव खड़े होंगे आपके सामने, और या फिर कोई पाखंडी पे खड़ा हुआ है आपके सामने जो आपका मूर्ख बना रहा है। ज्यादा चांसेस पाखंडी के। एग्जैक्टली। बॉडी गली क्यों? सपना सबका है कि जिए, आपने शुरुआत से ही सही शुरुआत नहीं करी, आगे जाकर भी सही काम नहीं करा, तो अंत तो फिर खराब हो सकता है। मैं अपने कई पेशेंट्स को बोलता हूं और आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगा, अगर फेथ करके अपने रूटीन को सेटअप करें। मैं बार बार अपने बहुत सारे चैनल्स में बोल चुका हूं कि आप डेली मेडिटेशन करें, डेली अपनी हीलिंग करें। ये प्रोसेस करेंगे तो लाइफ खराब नहीं होगी, ये प्रोसेस करेंगे लाइफ हेल्दी होगी। बट इस डिसिप्लिन को लेकर चलना भी तो पड़ेगा ना। और जब आपको रिजल्टेंट मिल रहा हो, मतलब आपने एग्जाम की तैयारी नहीं करी और आज आप फेल हो रहे हैं, और आप फेल होते कहें अब मुझे पास करा दे कोई, तो या तो कोई झूठी मार्कशीट बना रहा है या स्वयं प्रिंसिपल आपके साथ में खड़ा हुआ है। दोनों में से एक चीज तो है। और प्रिंसिपल कितने खड़े होते हैं हमें पता है। एग्जैक्टली। तो रिजल्टेंट के टाइम पे ना लोग परेशान होते हैं, मैं समझ सकता हूं। कई सारे व्यूअर्स सुन के परेशान भी होंगे इस बात को कि रेकी तो मार देती है। नहीं, रेकी मारती नहीं है, रेकी हत्या करने वाली ऊर्जा है ही नहीं। रेकी ने इतने लोगों के सॉल्यूशंस करे हैं, अगर ऐसा होता तो मेरे तो हत्या का रिकॉर्ड बन चुका था। क्या आई थिंक हम तो हफ्ते भर में 8,000 लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, हर सैटरडे को 8,000 लोगों की हीलिंग हो रही है। तो मतलब मेरी तो हत्याओं का रिकॉर्ड बन चुका होता इंडिया में। जी सर। ऐसा नहीं है। एक और बात सर, काफ़ी बार आपको लग जाता होगा, पता लग जाता है पेशेंट को देखते ही, या फिर जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है जी, इसको सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा जी, तो आपको कैसे पता लगता है कि ये कोई मेडिकल इलनेस है या फिर कोई एनर्जी अटैक है? ओके, कई बार पाखंड भी होता है, मेडिकल इलनेस भी होती है और एनर्जी अटैक भी होता है। कई बार लोग सिर्फ ड्रामा। सर थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए। बिल्कुल जी। ऑरा स्कैनिंग से हम पता लगाते हैं कि इंसान के साथ चल क्या रहा है। अब जैसे आपने कैंसर की बात करी, कैंसर पेशेंट का हम ऑरा स्कैन करते हैं, अगर हमें दिख जाता है इसमें कुछ नहीं बचा, बॉडी गल चुकी है, इसने जाना है, हम साफ साफ बोल देते हैं आप हीलिंग करा सकते हो। मैंने अभी कल परसों बोला किसी को, कैंसर पेशेंट की फोटो आई मेरे मोबाइल के अंदर, मैं आपको वीडियो दिखा भी सकता हूं, फॉर श्योर शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत पर्सनल है उनके लिए, बट आप देखकर खुद पता लगा सकते हैं कि इस इंसान की हालत क्या है। उसके साथ में कैंसर की कंडीशन के अलावा घर में श्राप था। मुझे जैसे मैंने स्कैन करा और को मुझे कर्स दिखाई दिया, मैं कहा तो कर्स है। कहते सर आप इसे रिमूव कर सकते हैं, मैं कहा मैं नहीं कर सकता, ये जिसने स्टार्ट किया वही और कर पाएगा। अब वो डिसअपॉइंट हो गए, सर आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, बट ये काम तो वहीं से होगा जहां कार्मिक क्लियरेंस होती है।
किसी का कर्म कोई कैसे मिटा सकता है? मैं कोई नहीं होता कैंसर की हीलिंग करने वाला। कैंसर की हीलिंग आपका खुद का शरीर करेगा, आपका ऑरा करेगा। आप हीलिंग को कॉल करेंगे, मीडियम बन सकता हूं मैं सिर्फ, पर कैंसर की हीलिंग आप खुद करेंगे अपनी। जी, ये इसका सिस्टम है। तो कई बार लोग इस बारे में कहते हैं कि हमारे पास बॉडी में बीमारी है, हमें कोई दिक्कत है, इसकी हीलिंग करो, बट दिक्कत होती है एनर्जी अटैक की। एक और बात सर, तो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, प्रोसेस मुझे जरा बताना। आप पहले मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हो या पहले ओरा स्कैन करते हो? पहले ऑरा स्कैन करते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स को तो आर्टिफिशियली भी कोई कुछ भी कर सकता है। मेडिकल रिपोर्ट से बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती कोई गलती हो सकती है। तो पहले आप ओरा चेक करेंगे? जी, बिल्कुल। फिर वहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये सच है झूठ है या क्या है एक्चुअली। पहले ऑरा स्कैन होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स को कंपेयर करते हैं कि ऑरा की रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट से मैच करती है। फिर उस रिपोर्ट को एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट से मैच करते हैं कि क्या जो टाइम पीरियड चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली वो ऐसा ही है कि कैंसर हो। क्योंकि सब मैच होने के बाद में ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें ट्रीटमेंट कहां लेके जाना है। जब हर तरीके से ये तय हो जाता है कि अब ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, तो हम लाइन ऑफ एक्शन शुरू करते हैं, तो हम ट्रीटमेंट कोर्स शुरू करते हैं। यानी कि सर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सर ऐसा नहीं है कि कोई भी सीधा आया और आपने बोला हाँ मैं कर दूंगा। नहीं सर, ऐसा रोडवेज की बस वाला हाल नहीं कि भरो सवारियां बिठाओ। मैं कभी इसमें बिलीव नहीं करता सर। लेकिन सर इसी चीज में ना, हाँ जी, आपका ये पॉडकास्ट देखने के बाद जी, या फिर सिमिलर और केसेस देखने के बाद ना काफी स्कैमर्स उठने वाले हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। जो ये थोड़ी सी बातें जानकर, आधी अधूरी बातें सीख कर, कुछ पढ़ के कहीं से देख के ना जी, लोगों को ये बोलेंगे भाई मेरे को आता है मैं कर दूंगा। तो हाउ टू स्पॉट दी स्कैमर्स? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा कि हाउ टू स्पॉट द स्कैमर। जी, इन पाखंडियों को कैसे पकड़े। अपना गुरु सिलेक्ट करना हो, चुनाव करना हो गुरु का, खाना सिलेक्ट करना हो, कपड़े सिलेक्ट करने हो, हमें ऑरा स्कैनिंग का खूब यूज करना चाहिए। लोग जनरली अपने कामों में ऑरा स्कैनिंग का इस्तेमाल नहीं करते। आपको किसी ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, आपने कैसे बिलीव करा? उसने या तो हमें कुछ केसेस बताए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ भी हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बता दिया होगा, कहीं से भी पता करके। इसे मेंटलिज्म कहते हैं जी, दिमाग से खेलना। वही। किसी ने एक हल्का सा मेंटलिज्म करा, उसने एक स्क्रिप्ट प्रेजेंट करी, आप स्क्रिप्ट में आ गए, आपने मान लिया ये तो सही कह रहा है। एग्जैक्टली। आपने काम देखा या तो उसका, तब मान लिया, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस के बेस पे लोग मेरे परफॉर्मेंस देख के आते हैं। आपका पॉडकास्ट सुनेंगे, कितने पॉडकास्ट सुनेंगे, वो आएंगे इस चक्कर में मेरे पास में कि काम होगा। अब मेरा काम बताएगा ना उन्हें। आपसे मैंने जैसे कहा कि मेरे पास हफ्ते में फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है, अब वहां तो मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा, आके देख लो। तो जितने स्कैमर्स आते हैं ना, उनसे उनका काम जान लो पहले। आप स्कैमर से कह दो मुझे काम दिखा दो अपना, अगर मुझे असर हुआ तो ठीक है। अभी एक हफ्ते के पहले की एक रिपोर्ट है कि मेरे पास किसी ने एनर्जी हीलिंग के लिए एक अमाउंट डिपॉजिट करना था, तो उसने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। घर में से कहीं से बहुत बड़ा अप्रोच आया कि सर बड़े अच्छे हैं, सर बड़े अच्छे हैं, जोश भर गया, अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जोश में जी। अब भरोसा तो है नहीं। मेरे से बात करी, सर डिस्टेंस हीलिंग काम करती है? मैं और देखकर समझ गया कि नहीं, ये केस मेरा नहीं है। मैंने तुरंत अमाउंट वापस करवा दिया। अब मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अपनी जेब में रखना। पहले सैटरडे हीलिंग में आओ, 3 से 4 हफ्ते इसको फील करो, तुम्हें कुछ लगे काम कर रहा है तो पास में आना। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है इस काम की पब्लिसिटी करने का। देखो सर, आपका मेरा जो काम है ना, आपका कंटेंट बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। यदि आपके कंटेंट में ताकत नहीं होगी, आपके पास कोई नहीं आएगा सुनने आपको। मेरे काम में ताकत नहीं होगी तो मेरे पास कोई काम कराने नहीं आएगा। मेरे पास इतनी भीड़ होती है, आप बिलीव करेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ मैसेज हमारे फोन में होते हैं। आप जब मेरे से पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, कितने कॉल लगातार पैच हो रहे थे लगातार। जी सर। मैंने एयरप्लेन मोड में फोन रखा हुआ ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो मेरे पास में। हमारे पास इतने परेशान लोग आते हैं ना, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो शूट करा इस बारे में कि आप हमें व्हाट्सएप करें, हमसे इतनी कॉल नहीं ली जा रही। जबकि कॉल लेने वाले लोग मेरे पास इतने सारे हैं ना, वो परेशान हो गए क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू मी। अभी सर मैंने देखा ना, अभी आपके मैनेजर बाहर बैठे हुए हैं, वो अभी भी कॉल पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। मेरे मैनेजर्स, मेरी वाइफ, मेरा सिस्टम सारा काम पे लगा होता है और लगातार हम काम कर रहे होते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 AM इन द मॉर्निंग मेरे पास पहला कॉल आता है 3 बजे सुबह। जो लोग बाहर कंट्रीज में रहते हैं वो सुबह सुबह कॉल करते हैं मुझे, अर्ली मॉर्निंग कॉल आते हैं। आप बिलीव कीजिएगा, हमारे काम को देखने के बाद ही तो ऐसा कुछ हो रहा होगा ना कि हम कुछ डिफरेंस लाके दिखा पा रहे हैं। जी सर। फेकनेस ना 1-2 दिन की होती है, सालों की, मल्टीपल लेवल्स तक की नहीं होती। तो स्कैमर्स को पकड़ने का ना बेस्ट तरीका होता है, आप उनसे उनका काम देख लीजिए
और जब तक भरोसा ना होना इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं कोर्सेज पढ़ाता हूं अपने, मैं कोर्सेज में हमेशा इस बात को बोला है कि मैं बेच नहीं रहा हूं कोर्स को। आपको लगे आपको इन्वेस्ट करना है मेरे साथ में, आइए। हाँ, और पहले फील करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक कंपनी का टैगलाइन है, उसे यूज कर रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आके पहले काम देख लीजिए, लगे कि भरोसा कर सकते हैं, करें। दैट्स माय वोट। जी सर। सर रेकी हीलिंग बेसिकली एक एनर्जी ट्रांसफर है जी, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप वो एनर्जी ट्रांसफर करके जी करते हो। जी। तो क्या जो भी हीलर है या फिर आप हो, हाँ जी, आपने एनर्जी ट्रांसफर की, जी, क्या आपकी एनर्जी लॉस हुई है? ओके। पहली बात तो ये समझना कि क्या ये एनर्जी मेरी है? हाँ। तो आंसर नहीं, ये मेरी नहीं है, यूनिवर्स की एनर्जी है। मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसे अपनी बॉडी से मीडियमशिप प्रोवाइड कर रहा हूं। जी। तो मीडियम को इंपैक्ट होता है जब मीडियम खुद में स्ट्रांग नहीं होता और मीडियम का ईगो आ जाता है। अगर कोई हीलर अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा तो डेफिनेटली डिप्लीशन होगा। और हीलर में अगर ईगो है कि मेरी एनर्जी है तो मैं हील कर रहा हूं, अब हिल जाओगे। ये हीलिंग हमारी नहीं है, इसे हमने क्रिएट नहीं करा, तो इसके डेट और इसके नेगेटिव्स हमारे ऊपर नहीं आते जब तक हमें ये पता है कि हमारी नहीं है। ये किसी माई बाप ने हमें दी है। मैं महादेव में बिलीव करता हूं, मैं कहता हूं ये महादेव की ऊर्जा है जो मुझे वो देते हैं। महादेव अगर 2 दिन भी ना ऊर्जा दें, मैं तो एक क्षण में भी मेरा काम खत्म जी। उनके बगैर तो एक सांस भी पॉसिबल नहीं, ये मेरा मानना है और मेरे को बिलीफ है इस बात पे। अगर मैं इस एनर्जी को ये कह दूं कि मैं ही महादेव हूं, हो सकता है मेरे में अंश हो, सब अंश है उनका, पर ये घमंड क्यों? अगर हीलर इगोइस्टिक हो गया तो हीलिंग के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, कर्सेस ऑफ एनर्जी भी होते हैं। मैंने कई बार हीलर्स की फैमिली डिस्ट्रॉय होते भी देखी है। कई सारे ऐसे हीलर्स हैं जो अपने ईगो में जब किसी और स्टूडेंट को अट्यून करते हैं, एक वर्ड होता है अट्यून, कि आप किसी को एक शक्तिपात देते हो, उसके 7 चक्र में ऊर्जा प्रवाहित करते हो, एनर्जी छोड़ते हो उसके 7 चक्रास में, बैलेंसिंग करते हो उसके 7 चक्रास की, इसे अट्यूनमेंट कहते हैं। अब जब आपके गुरु में ही ज्ञान की जगह घमंड भरा पड़ा है, दीक्षा देते हैं, दीक्षा भी कहते हैं इसे, बिल्कुल। शक्तिपात, दीक्षा, अट्यूनमेंट, ये सिमिलर एक प्रोसेस की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी को सिखाने की। जी जी जी। देखिए, जब हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि कोई शक्तिपात लेने आया, कुछ सीखने आया, और अब मैं उसे एनर्जी देते वक्त, या मान लो कोई हीलिंग लेने आया, मैं उसे हीलिंग देते वक्त अपने अंदर घमंडी हूं, तो मेरे वो इमोशन पास ऑन नहीं होंगे। एक और चीज सर, यहाँ पे हमने दीक्षा की बात की, इससे पहले आपने नाम लिया महादेव जी, जी, हमारे शंकर भगवान का। मैं आपसे ये भी कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या एक हीलर बनने के लिए स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है? सर, हर चीज बनने के लिए स्पिरिचुअल लोग सॉरी इंटरप्ट करने के लिए सर, लोग कहते हैं कि मेरे में साधना है, मैंने सिद्धि की हुई है, उससे कोई रिलेशन इसका? सर, हर चीज में स्पिरिचुअलिटी है। पहली बात तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां स्पिरिचुअलिटी ना हो, जहां स्पिरिचुअल कोशेंट ना हो। अगर आप कभी भी स्पिरिचुअल होना चाहेंगे ना, तो ये आपकी चाहत नहीं है, जरूरत है। धार्मिक होना आपकी चाहत हो सकती है। बीइंग रिलीजियस कैन बी समथिंग दैट यू कैन चूज, बट बीइंग स्पिरिचुअल इज योर नेसेसिटी। दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है और जी। मैं आता हूं इस पूरी साधना पे, धार्मिकता पे और अध्यात्म पे आते हैं। बिल्कुल, अध्यात्म का मतलब होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना और अपने अंदर अलाइनमेंट करना। अब किस कलर के हो, किस कम्युनिटी से हो, किस कास्ट से हो, किस शक्ल के भगवान की पूजा करते हो, यह मैटर नहीं करता। आप कितने बजे उठते हो और क्या फॉलो करते हो, यह भी मैटर नहीं करता। पर आप इंजॉय करते हो, हर पल में आप एकसार रहते हो, आप इस मोमेंट में रहते हो और इसे पूरा इंजॉय करते हो। यह अध्यात्म है। आप मंदिर में बैठे हो, घंटी बजा रहे हो, माला जप रहे हो, अच्छी बात है, पर आपका ध्यान कहीं और है, और ये धर्म है। आप मंदिर में जा रहे हो, दूसरे लोगों की साड़ियां नोटिस कर रहे हो, लड़के लड़कियां नोटिस कर रहे हो, पुजारी के कपड़े नोटिस कर रहे हो, ये धर्म है। गए थे धर्म के कारण से, हालांकि धर्म भी नहीं है पूरी तरह से, धर्म तो नहीं है, यह अधर्म है। इसे अधर्म कहते हैं और इन मूर्खों को अधर्मिक कहते हैं। पर धर्म को आजकल ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, पता नहीं क्यों। असली धर्म क्या है? इंसानियत का। असली धर्म क्या है? स्वधर्म।
कि मेरा पहले मेरे प्रति धर्म है वो क्या, कि मैं अपने मनसा वाचा और कर्मणा को पूरी तरह से अलाइन करके रखूं। बाकी सब आजकल चल रहा है, यहां ध्यान नहीं है। तो जैसे आप साधना कहते हो तो उसका मतलब क्या है, साधो, जो साध ले वो साधु। तो एक आपने इकसार कर लिया अपने आप को, अलाइनमेंट। जैसे आप समझ सकते हैं एक मैग्नेट होती है, अगर मैग्नेट पे आप हथौड़ी बजा देंगे तो थोड़ी देर में डीमैग्नेटाइज हो जाती है। ऐसा क्या कर दिया आपने कि हथौड़ी मारने से उसके मैग्नेटिज्म को कम कर दिया। अंदर के पोल्स के अंदर डोमेन्स होते हैं, वो जितने डोमेनिक पोल्स हैं सारे डी अलाइन हो जाते हैं। सिंपल सी बात, उसके अंदर पार्टिकल्स थे, पार्टिकल की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। हम अपने अलग अलग पार्टिकल को जब एक ही डायरेक्शन में कर लेते हैं तो साधना कहते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। जी, तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और बीइंग रिलीजियस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपना माई बाप तो किसी को मानना पड़ेगा ना। जी सर, एक और बात सर, इससे हम डिस्कस कर रहे थे दीक्षा के बारे में भी, या फिर शक्तिपात, ठीक है। तो जब भी, इसका मतलब है किसी को सिखाना, जो गुरु और शिष्य की परंपरा होती है उसको फॉलो करना। तो जब भी आप एक एज अ मीडियम काम कर रहे हो, ठीक है, रेकी हीलिंग में, आपको जब भी किसी को सिखाना है या फिर उनको मीडियम बनाना है, तो एक सेकेंड सर, नहीं PLR नहीं, एक टॉपिक था, हाँ, अच्छा, तो क्या जा सकता है तो कैसे? गुरु जब शिक्षक को, अपने शिष्य को दीक्षा देता है, गुरु वो अपने संस्कार अपने शिष्य को देता है। जी, आपके संस्कारों में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। आपका ज्ञान भी होता है, आपका ऑरा भी होता है, आपका आचार विचार भी होता है, आपकी सारी की सारी अब तक की जितनी एसेंस ऑफ एनर्जी है वो भी होती है। तो अपना ऑरा आप किसी को दे सकते हो। कई गुरुओं ने अपना ऑरा ट्रांसफर करा है शिष्य में। इवन जब हम कहते हैं श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन को भी अपना ऑरा शेयर किया था उन्होंने, तभी दिव्य दृष्टि मिल पाई थी उसे, कि वो देख सकता था जो बाकी मूर्ख नहीं देख सकते थे या बाकी अयोग्य नहीं देख सकते थे। जी, तो अर्जुन को सुयोग्य बना दिया उन्होंने। तो पहले हमें उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। यस, आपको मेहनत करनी पड़ती है। एनर्जी के सामने ना हमें अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि मैं इस लायक हूं, महादेव मुझे कुछ दो। महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है। जी, क्योंकि उन्हें प्राप्त करने का जो मार्ग है ना वो बहुत जटिल भी है। तभी कैलाश पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, नहीं, क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। जी, और इतना सरल है कि बैठकर बस भोले का नाम ले लो मन से पूरे से और वो आ जाएंगे। दो तरीके से प्रसन्न हो जाती है एनर्जी। तो आपको ना अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। मन अभी उतना साफ नहीं है इस युग में, तो आपको कर्म तो करने पड़ेंगे ना। मनसा पे नहीं हुआ, वाचा पे और कर्मणा पे तो करना पड़ेगा ना। अफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी और एक्शंस भी करने पड़ेंगे। तो अगर एक्शन नहीं लेंगे, अफर्मेशन नहीं लेंगे, माइंड पहले करप्ट कर लिया, जी, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जी सर, एक और बात सर यहाँ पे, एक होती है, जैसे मैंने सुना है कि कोई भी डॉक्टर है ना जी, वो खुद का इलाज नहीं कर पाता है, उसको दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। कोई भी हलवाई हो खुद की मिठाई कभी नहीं खाता। ऐसी कुछ बातें जो चली हुई है हमारे समाज में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक हीलर है जी, या फिर कोई भी एक हीलर है, क्या वो सेल्फ हीलिंग कर सकता है, खुद की एनर्जी का यूज खुद को ही ट्रीट करने के लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा सर। मेरा बहुत पुराना डाउट पूछ लिया आपने मुझसे। जी, मेरा भी डाउट है। बिल्कुल, मैं जब इसमें नया नया आया था ना तो मुझे कई सालों तक बिलीव था कि कोई हीलर अपनी हीलिंग नहीं कर सकता। और मेरे कई ज्ञानी जानी लोग थे जिन्होंने यही बात मुझे बताई कि अपनी हीलिंग नहीं हो पाती। आज मैं कह सकता हूं जितनी बढ़िया हीलिंग मैं अपनी करता हूं ना उतनी कोई नहीं कर पाता। आप खुद ही कर लेते हैं? मैं खुद ही कर लेता हूं। और हीलिंग करना बस इतना है कि मैं आंखें बंद करता हूं, हो गई हीलिंग। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई और हीलिंग नहीं कर पाएगा, बट जितने लेवल तक मैं अपने आप को समझता हूं आजकल, जिस लेवल पे मैं अपनी पत्री देख पाता हूं, कई बार मैंने एस्ट्रोलॉजर से सुना है, न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना है कि अपनी पत्री कोई नहीं देख पाता। ऐसा नहीं है, मैंने भी वही सुना है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं इस बात से। मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस इस बेस पे लिए हैं कि मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली, कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त करा और फिर मैंने अप्लाई करा। तो अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए वैसे तो हमारे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि सेल्फ हीलिंग कैसे करें। हाथों को एक्टिवेट करके ना अपनी बॉडी के ऑरा सिस्टम के ऊपर हमें होल्ड करने होते हैं, चक्रास पे होल्ड कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर में ना आप एक गर्मी महसूस करेंगे, वाइब्रेशन महसूस करेंगे। आपने यहाँ आने से पहले, सॉरी यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे वो एनर्जी फील, एग्जैक्टली मैंने आपके सभी लोगों को यहाँ पर फील कराई थी, आपको फील कराई थी, ताकि आपको महसूस हो कि क्या होता है। मैं हीलर हूं, इस बात का पता तो लगे कि हीलिंग करती क्या है।
तो ये वाइब्रेशन को आप फील करेंगे, इसे सेल्फ हीलिंग कहते हैं। तो सेल्फ हीलिंग इस फील्ड में, बल्कि मैं तो कहूँगा हर फील्ड में हो सकता है। आज से कुछ 1 या 2 महीने पहले हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था एंड दैट वाज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। ओके। उसमें मेरा सेम क्वेश्चन था। ओके। तो उनका जवाब भी यही था हाँ जी। कि वो कहते हैं कि डॉक्टर खुद का इलाज नहीं करता और हलवाई खुद की मिठाई इसलिए नहीं खाता हलवाई क्योंकि उसको पता है उसने क्या डाला है। एग्जैक्टली। डॉक्टर को खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मेरी एजुकेशन सही है नहीं है, मेरा इलाज सही है नहीं है, इसलिए वो खुद का इलाज नहीं करता। तो अगर आप अपनी फील्ड में सही हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दी सेल्फ हीलिंग। बिल्कुल जी सर। सिद्धार्थ सर, ट्रस्ट में सर मेरे को बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए एक नया टॉपिक था रेकी जी, उसको आपने काफ़ी अच्छे से बताया जी। सीरियसली सर, आई वांट कि आपके साथ और भी मैं पॉडकास्ट करूं। जी जरूर। एंड डेफिनेटली एक पॉडकास्ट तो मैं आपके साथ और करने वाला हूं। जी सर। इसी बीच में अगर मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी इशू हो, सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।